नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। दुनिया के जो तमाम इलाके युद्ध की आग में सुलग रहे हैं, उनमें से एक है पश्चिम एशिया, जहां इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद से तनाव चरम पर है। अब कयास लग रहे हैं कि इजराइल बदले की कार्रवाई कब करेगा, अभी या कुछ और इंतजार करने के बाद। यह पूरा इलाका पहले ही इजराइल हमास युद्ध के कारण गरमाया हुआ है और ईरान और इजराइल के बीच ताज़ा तनाव भी इसी का ही नतीजा है। स्थिति ये हो गई कि दमिश्क में एक हमले में अपने वरिष्ठ कमांडरों की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला बोला। शनिवार रविवार की देर रात ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइलों और ड्रोन से यह हमला किया, जिससे दुनिया सख्ते में आ गई। हालांकि इजराइल के पहले ही चौकन्ने होने के कारण इस हमले का कुछ खास असर नहीं हुआ और इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को बीच हवा में ही मार गिराया। उधर ईरान का कहना है कि उसके हमले से इजराइल के एक सैनिक ठिकाने को नुकसान पहुंचा है। We were able to intercept 99% of the incoming projectiles, and very few missiles came in and hit army base, air force base in the southern part of Israel, but the base was okay and continued functioning. Unfortunately, there was one girl, 7-year-old Muslim Bedouin from the Negev, from the south of Israel, who was severely wounded, and we are praying for her speedy recovery. और ईरान के इन हमलों के बाद से ही दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने का डर बना हुआ है। पहले ही 2 मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच और हमास और इजराइल के बीच। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने यह कहा कि ईरान आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के मुताबिक इजराइल पर हमला जरूरी भी था और सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के अनुपात में माकूल जवाब भी था। ईरान ने इजराइल को चेतावनी भी दी है कि वो फौजी प्रतिक्रिया देने से बाज आए। ईरान ने कहा है कि मामला अब खत्म माना जाना चाहिए, लेकिन अगर इजराइल एक और गलती करेगा तो ईरान को जवाब कहीं ज्यादा गंभीर देना होगा। अब सबकी निगाहें इजराइल पर टिकी हैं कि वो कब अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। इस सिलसिले में इजराइल की 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट फैसला लेगी, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और विपक्ष के नेता और पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स शामिल हैं। वॉर कैबिनेट की पहली बैठक से यही लग रहा है कि ईरान पर इजराइल तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहा, लेकिन कार्रवाई होगी जरूर। वैसे अमेरिका और इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के हमलों के तुरंत बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने हमले का तुरंत जवाब देने का फैसला कर लिया था, लेकिन अमेरिका ने तुरंत दखल देकर उसे मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ फोन पर 25 मिनट की लंबी बातचीत की और यह कहा कि ईरानी हमले से बहुत कम नुकसान इजराइल को हुआ है, इसीलिए अब इजराइल को इसे अपनी जीत मानना चाहिए और फौजी जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन वॉर कैबिनेट में शामिल इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और अभी विपक्ष के नेता बेनी गैंट्स का कहना है कि इजराइल अपने समय और अपने तरीके से जवाब देगा और ईरान से पूरी कीमत वसूल करेगा। भारत में इजराइल के राजदूत नौर गिलॉन ने भी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह से खास बातचीत में कहा कि ईरान हमले का जवाब दिए बिना नहीं रहा जा सकता। This firing directly from Iran to Israel is a further new escalation for the first time ever. It cannot remain unanswered. We were lucky to prevent huge effect and damage that they hoped to cause. Luckily, we're able to stand up to the challenge. So the damage was not big, but if the Iranians now think that they have a free card in engaging Israel every time or threatening Israel, we have to make clear to them that this is unacceptable and our abilities to retaliate are reasonable.
इस बीच एक खास बात यह हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू से कह दिया है कि अमेरिका ईरान पर जवाबी हमले के लिए फौजी सहायता मुहैया नहीं कराएगा। अमेरिका किसी प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं बनेगा। हम खुद को ऐसी किसी कार्रवाई में हिस्सा लेते नहीं देख रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचने और उन्हें बीच में ही गिराने में इजराइल की मदद की। उधर इजराइल की सेना ने कहा कि उसने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के अप्रत्याशित हमले का जवाब दिया है। The Iranian attack is ongoing. Our plans are in the air. Tonight, wide-scale attack by Iran is a major escalation. Together with our allies and partners, we are operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. We will continue to fulfill this mission. इस बीच ईरान ने यह सफाई भी दी है कि उसने इजराइल के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया का संकेत पहले दे दिया था। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लिया ने कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को 72 घंटे पहले ही सतर्क कर दिया था और अमेरिका को भी पूर्व नोटिस दे दिया था। हमले से पहले ईरान ने होर्मुज़ की खाड़ी में इजराइल से जुड़े एक जहाज पर भी कब्जा कर लिया था, जिससे पूरे इलाके में तनाव काफी बढ़ गया। इस जहाज के 25 सदस्यों के एक चालक दल में 17 भारतीय भी हैं, जो अब ईरान के इस वक्त कब्जे में हैं। भारत ने ईरान से कहा है कि वो इन भारतीयों को सकुशल रिहा करे। इस सिलसिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात भी की है। दरअसल ये पूरा मामला भारत को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है और यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल दोनों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत कर मामले को बातचीत और कूटनीति से सुलझाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत हालात पर निगाह रखे हुए है और ये अहम है कि पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता कायम रहे। इस पूरे मामले से संयुक्त राष्ट्र भी बहुत चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो इस झड़प को आगे किसी भी कीमत पर ना बढ़ने दे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर है, लेकिन ना तो पश्चिम एशिया और ना ही दुनिया और कोई युद्ध को झेल सकता है। ईरान और इजराइल के बीच ताज़ा तनाव पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पश्चिम एशिया मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, पहला सवाल तो यही है, पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर है, ईरान और इजराइल के बीच ये ताज़ा तनाव किस हद तक जाता हुआ आपको दिखता है और क्या इजराइल जवाब देगा ही या वो फिलहाल इस पर विराम लगा सकता है, जैसा खुद अमेरिका ने उसे सलाह दी है? इजराइल ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ईरान, जो कि 1700 किलोमीटर दूरी से उसने वहां पे आके अपने ड्रोन्स और मिसाइल से, एक नहीं 300 मिसाइल से अलग अलग ठिकानों पे अटैक किया और ये भी है कि क्षति भी पहुंची है। अब खबरें आ रही हैं धीरे धीरे कि कई जगह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में थोड़ी बहुत क्षति पहुंची है। कितनी हुई है इसका अभी असेसमेंट नहीं है, तो वो इसका बदला तो जरूर लेगा वो कभी। और दूसरी बात ये कि काफी समय से तैयारी चल रही थी ईरान के खिलाफ जंग की, इसलिए कि उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये, इजराइल शुरू से कहता था कि ईरान से बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो न्यूक्लियर पीस एग्रीमेंट जो बराक ओबामा के वक्त में हुआ था उसके भी वो खिलाफ था। उन्हीं ने ट्रम्प को सपोर्ट किया जब उन्हीं ने विड्रॉ किया इस एग्रीमेंट से, न्यूक्लियर डील से। फिर उसके बाद ये था कि ईरान का उसका मानना ये था सऊदी इजराइल का कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और एक ही तरीका है उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ईरान के अंदर। फिर ये भी था कि बार बार बहुत से ईरानी साइंटिस्ट और जनरल्स की हत्याएं भी हुई। लास्ट टाइम हमने देखा कि इजराइल ने ईरान के दूतावास में जो अटैक किया जिसमें उनके 2 जनरल्स भी मरे, 7 लोग थे मरने वालों में। तो इस तरीके से चल रहा था ये लो इंटेंसिटी वार, या आप कह सकते हैं कि शैडो
वॉर वहां पे चल ही रही थी, जो काफी अब ओपन हो गई है। अब देखना यह है कि ये कब इजराइल बदला लेता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इजराइल जो है कभी कभी ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है जिसमें पश्चिमी देशों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता बल्कि उसकी सपोर्ट करे। अगर इजराइल अटैक करता है तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा कि इजराइल को सपोर्ट करें, को फौरन रेस्ट करना पड़ेगा। इनके ट्रूप्स चारों तरफ हैं। ऐसी स्थिति में हालात ये हैं कि अगर ये होता है तो ये जंग फैल जाएगी पूरे क्षेत्र में। हम सब जानते हैं कि एक ज़माने में इजराइल और ईरान अच्छे मित्र देश हुआ करते थे। इनफैक्ट इजराइल को मान्यता सबसे पहले 48 में जब मिली तो वो ईरान की तरफ से मिली थी, और आज की तारीख में दोनों दुश्मन हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे इस वक्त नजर आ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अब बात अभिनेता सलमान खान के घर रविवार सुबह 5 बजे हुए हमले की। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 हमलावरों में से एक की पहचान हो चुकी है। यह हमलावर विशाल उर्फ कालू है और माना जा रहा है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने यह हमला करवाया है। एक फेसबुक पोस्ट पर उसने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली और सलमान खान को धमकी भी दी। सुरक्षा एजेंसियां फायरिंग की इस घटना को बहुत गंभीरता से अब ले रही हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच की पुलिस को यह मामला सौंपा गया है और उसकी एक बड़ी टीम जांच में जुटी है। इस बीच अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। उन्हें Y+ सुरक्षा हासिल है, लेकिन इसकी भी समीक्षा की जा रही है और उनकी सुरक्षा में कुछ लोगों को बढ़ाया जा सकता है। इस बीच इस फायरिंग कांड में 3 देश, 5 राज्य और 5 किरदार सामने आ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिसके नाम का सिक्का पिछले 35 सालों से चल रहा है, उस बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग ने मुंबई पुलिस के होश उड़ा दिए। बल्कि ये सवाल उठा कि आखिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग क्यों हुई, इसके पीछे किसकी साजिश है, उस साजिश के तार कहां से जुड़े हैं। फायरिंग के इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी जांच अब बांद्रा पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच में भी करीब 15 पुलिस अधिकारियों की टीम जांच में जुटी है। इसमें सबको अलग अलग टास्क सौंपा गया है। इस मामले की संजीदगी को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस फायरिंग की खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे सीधे सलमान खान के घर पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फोन पर सलमान खान से बात की और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने और हर मदद का भरोसा दिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इनमें से एक हमलावर काली और सफेद टी-शर्ट में नजर आ रहा है तो दूसरा हमलावर लाल टी-शर्ट में। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी तस्वीर में लाल टी-शर्ट वाले हमलावर का नाम विशाल उर्फ कालू है। विशाल उर्फ कालू की फोटो भी सामने आई है जिसमें उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। इसके साथ ही ये फेसबुक पोस्ट भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। विशाल उर्फ कालू की बदमाशियों को समझने के लिए आप इस ताबड़तोड़ फायरिंग वाली तस्वीर को देखिए। इसी कालू ने गुरुग्राम के रहने वाले एक स्क्रैप डीलर सचिन की रोहतक के एक ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की थी। सचिन उस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था जब उसके परिवार वालों के सामने ही कालू ने उस पर कई राउंड गोलियां चलाईं। तब से विशाल उर्फ कालू फरार था और अब सलमान खान के घर के सामने हुई फायरिंग में उसकी ये तस्वीर आई है। विशाल उर्फ कालू गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। बीते महीने उसने रोहतक में सचिन हत्याकांड को भी रोहित के कहने पर अंजाम दिया। अब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियां दोनों शूटर्स की तलाश कर रही हैं। खास बात यह है कि दोनों शूटर्स के बारे में सेंट्रल एजेंसियों के पास कई इनपुट हैं। गुरुग्राम के रहने वाले राहुल विशाल उर्फ कालू के बारे में कहा जाता है कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। कालू पर 5 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। हत्या के साथ कालू पर फायरिंग
डकैती और बाइक चोरी के भी कई केस चल रहे हैं। सलमान खान जैसी बड़ी हस्ती और बॉलीवुड के नामचीन सुपरस्टार के घर के सामने फायरिंग करने के बाद कालू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनडीटीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक बांद्रा बैंड स्टैंड से गैलेक्सी अपार्टमेंट की ओर हमलावर मोटरसाइकिल से आए, गैलेक्सी पर 4 राउंड फायर किए और फिर महबूब स्टूडियो की तरफ बढ़ गए। महबूब स्टूडियो के पास से यू टर्न लेकर माउंट मैरी चर्च की ओर गए। वहां उन्होंने अपनी बाइक माउंट मैरी के पास छोड़ दी और ऑटो रिक्शा से बांद्रा रेलवे स्टेशन गए। वहां से लोकल ट्रेन पकड़कर वो सांता क्रूज गए और फिर उनके वहां उतरने की जानकारी मिली है। पुलिस अब जांच करे कि आरोपी उतरकर वहां से एयरपोर्ट गए या फिर दूसरे किसी रास्ते से भाग गए। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वारदात अंजाम देने के पहले पनवेल के ग्रामीण इलाके में एक जगह पर रुके थे। वहां उन्होंने एक डीलर से पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी थी। पुलिस अब उस डीलर, मोटरसाइकिल के पुराने मालिक और मोटरसाइकिल खरीदने में मदद करने वालों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना होने के बाद जिस फेसबुक पेज पर जिम्मेदारी ली गई थी उस फेसबुक पेज का आईपी एड्रेस कनाडा का निकला है। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि अनमोल बिश्नोई नाम के एक फेसबुक पेज से पोस्ट कर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस को यह भी शक है कि इस फेसबुक पोस्ट को करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया होगा। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई। इस फायरिंग का आदेश शूटर्स को वर्चुअल नंबरों से मिला। उसी तरह गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर हमलावरों के लिए हथियार मुहैया कराए गए। अब 5 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की पुलिस शूटरों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों की माने तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की साजिश करीब 1 महीने पहले से हो रही थी। अनमोल बिश्नोई ने शूटरों के सिलेक्शन का जिम्मा अमेरिका में ही बैठे रोहित गोदारा को सौंपा था। उसकी वजह ये थी कि रोहित गोदारा के पास हरियाणा में और कई और जगहों पर कई प्रोफेशनल शूटर हैं और उसका जाल कई राज्यों में फैला हुआ है। इस बीच सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, साथ ही जांच भी उतनी ही तेजी से चल रही है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, जानना भी चाहते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को निशाना क्यों बना रहा है। दरअसल ये बताया जाता है कि एक समय राजस्थान में काले हिरण के शिकार का मामला सलमान खान के गले की अब फांस बना हुआ है। इस मामले में सलमान खान के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। उधर दूसरा पहलू यह है कि राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण को अपना पवित्र देवता मानता है। यही वजह है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस मुद्दे पर अपने समाज का हीरो बनने के लिए सलमान खान को सबक सिखाने की बात पहले भी करता रहा है और कहता रहा है कि सलमान खान इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात चुनावों की करते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण के मतदान में बस 4 दिन बाकी रह गए हैं। 19 अप्रैल को पहले दौर में 21 राज्यों पर 102 सीटें, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। लिहाजा इन सीटों पर सभी दलों की ओर से प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इन आम चुनावों में बीजेपी ने अपने लिए कम से कम 370 सीटों और अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 सीटों का बड़ा टारगेट रखा है, जिसका जिक्र बीजेपी के सभी बड़े नेता अपनी रैलियों और भाषणों में कर ही रहे हैं। लेकिन ये नेता इसके साथ ही एक आशंका को भी बल दे रहे हैं, वो ये कि बीजेपी को 370 का आंकड़ा इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान बदल सके। दरअसल 370 का आंकड़ा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से ठीक ज्यादा है और इतनी संख्या बल से संविधान में कई सारे मूलभूत परिवर्तनों का रास्ता खुल सकता है। ऊपर से एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में बीजेपी के कई नेता अपनी रैलियों में, अपनी बातचीत में, अपने भाषणों में जब संविधान बदलने की बात को जोर शोर से कहते हैं तो आम लोगों में भ्रम फैलता है कि क्या हम लोकतांत्रिक देश से हमारे देश की मूल भावना बदलने वाली है? क्या संविधान से बड़ी कोई और चीज़ सामने आने वाली है? ये संविधान जो 75 सालों से इस देश को चला रहा है, क्या वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा? कोई नया संविधान आएगा? इस तरह की भावनाएं घर कर रही हैं।
और विपक्ष की भी आशंका यही है, ये कहते हुए गहराती है कि आज ही बीजेपी के दो नेताओं ने इस बात को दोहराया। अयोध्या से बीजेपी के सांसद और फिर से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह मिल्कीपुर तहसील में अपनी एक चुनावी सभा में उन्होंने इस बात को कहा। वहीं मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अभिनेता अरुण गोविल, उन्होंने भी पत्रकारों के साथ बातचीत में ऐसी ही बात कही है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार के 272 तो भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। लल्लू सिंह और अरुण गोविल के बयानों के वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। बीजेपी के कुछ नेताओं के ऐसे ही बयानों के कारण विपक्ष के कई और नेता लगातार आशंका जता रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आती है और उसके पास भारी बहुमत होगा तो वो संविधान बदल देगी। आज ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने अपने अपने भाषणों में ये आशंका दोहराई है। बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ नहीं करेगी। दरअसल बीजेपी के कुछ नेता कई दिनों से इस तरह की बातें कर रहे हैं। राजस्थान के नागौर से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योति मिर्धा भी 30 मार्च को कुछ ऐसा ही कहते सुनी गई। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े भी 10 मार्च को ऐसा बयान देकर विवादों में आ चुके हैं। हालांकि अनंत हेगड़े के इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी ने इसे खुद को अलग कर लिया था और बयान को उनका निजी बयान बताया था। वैसे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि संविधान बदलने जैसा कुछ होने नहीं जा रहा। 2 दिन पहले ही राजस्थान के बाड़मेर की एक रैली में उन्होंने कहा था कि संविधान को अब खुद बाबा साहब अंबेडकर भी नहीं बदल सकते। SC, ST, OBC भाइयों और बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है
कि आपने 10 साल पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। इसी सवाल पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास इंटरव्यू में फिर अपनी बात रखी है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं हमको हर एक को कहता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूं, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूं। मुझे ये अभी एक गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था, तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संविधान बदलने की बात से इनकार कर चुके हैं, तब बीजेपी नेताओं और उम्मीदवारों का ऐसी बात करना समझ नहीं आता है। ये नेता अति उत्साह में जनता के बीच एक भ्रम पैदा कर दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के आज के बयान के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अपने भाषणों से संविधान से छेड़छाड़ की बात से परहेज करेंगे। वैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो और इस दिशा में चुनाव आयोग काफी सक्रिय भी दिख रहा है। चुनावों में धन बल के दुरुपयोग की बड़ी आशंका रहती है। चुनाव आयोग की टीमें इसे लेकर काफी सक्रिय आजकल दिख रही है। इसी का नतीजा है कि भारी मात्रा में नकदी इन चुनावों में जब्त की जा रही है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि 1 मार्च से हर रोज औसतन करीब 100 करोड़ रुपए चुनाव आयोग की टीमें जब्त कर रही हैं। हर रोज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती। यह देश में लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी है। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जो 2019 के चुनाव से पहले की कुल बरामदगी का 3,475 करोड़ से कहीं ज्यादा है। खास बात यह है कि 45% बरामदगी ड्रग्स और नारकोटिक्स की शक्ल में हुई है। अभी तक सबसे ज्यादा बरामदगी राजस्थान से हुई है, जहां 778.5 करोड़ रुपए चुनाव आयोग की टीमों ने पकड़े हैं। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का। अब तक 605 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। फिर तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, यहां पे 460 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर आते हुए 431 करोड़ रुपए जब्त हुए और पंजाब में 311 करोड़ रुपए अब तक जब्त किए गए हैं। अन्य सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। पंजाब में 311 करोड़ में से 280 करोड़ रुपए की तो ड्रग्स बरामद की गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसकी कार्रवाई सख्ती से आगे भी जारी रहने वाली है। इसके लिए चुनाव आयोग कई जांच एजेंसियों की मदद भी ले रहा है। इसी नोट पर यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों की खबर जारी है। लौट के आते हैं, बने रहिए मेरे साथ।